Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and today's topic for discussion is the structure of bacteriophage and its life cycle. So here I have prepared some slides on this topic. So I am going to share my slides with you. So these are my slides. Okay. Let's talk about bacteriophage. What is bacteriophage? Bacteriophage is a virus. So bacteriophage are obligate intracellular virus that specifically infect bacteria. Obligate intracellular parasite means ये जो आपके वायरसेस होंगे ये स्पेसिफिक सेल के लिए पैरासाइट होता है, एज अ पैरासाइट ये काम करते हैं. जो आपके बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो जनरली बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही अपने आप को जो है आप कह सकते हैं अपना न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरियल सेल से गेन करते हैं. तो जो आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं वो क्या है? इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर वायरसेस हैं जो कि एज अ पैरासाइट किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. तो कैसी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज की, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इस चीज़ की बात करेंगे. तो फेजेस हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होगी फेजेस की. क्या है? हाँ, बैक्टीरियोफेजेस को हम लोग फेजेस भी बोलते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ कंटेन्ड इन अ प्रिज्म शेप्ड हेड. इनका जो हेड रीजन होता है, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है. जो बैक्टीरियोफेज एक सिंगल बैक्टीरिया, जो पहला वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक पूरा बैक्टीरियोफेज उसका स्ट्रक्चर है. इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको हेड जोन दिखाई देगा, उसके नीचे आपको कॉलर, उसके नीचे आपको टेल का पोर्शन दिखाई देगा. एक जनरल स्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसका हेड होता है वो प्रिज्म लाइक होता है. तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ कंटेन्ड इन अ प्रिज्म शेप्ड हेड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कैप्सिड. जो हेड है वो कैसा है? प्रिज्म शेप्ड है और आपका सराउंड होता है कैसे? आपकी प्रोटीन कोट से. जो प्रोटीन कोट है इसको आप लोग कैप्सिड भी बोलते हैं, हम लोग कैप्सिड भी बोलेंगे. और जो कैप्सिड होते हैं, कैप्सिड की एक सिंगल यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो जो कैप्सिड है वो कैप्सोमेयर्स से मिलकर के बना होता है. जो सिंगल यूनिट होती है कैप्सिड की वो है कैप्सोमेयर. मीन्स कई सारी कैप्सोमेयर्स आपस में अरेंज होकर के कैप्सिड डेवलप करते हैं. और कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन शीट है या प्रोटीन कोट है. इसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है. न्यूक्लियस या जो भी आपका न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट हो या आरएनए प्रेजेंट हो, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट. जो वायरसेस की अगर बेसिक स्ट्रक्चर होती है, अगर उसकी बात करें हम, तो वायरसेस में आपको जनरली एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर जो है उनका न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोइड होता है. वो न्यूक्लियोइड में भी डीएनए हो सकता है, में भी आरएनए हो सकता है, में भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, में भी डीएनए आपके जो है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकते हैं. तो इस तरीके से, बट दोनों नहीं हो सकते. बोथ डीएनए और आरएनए आप कह सकते हैं कि एक ही वायरस में नहीं प्रेजेंट हो सकते. या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आपका आरएनए प्रेजेंट होगा. तो इस तरीके से आपका जो है जो हेड रीजन बनाता है, जो बैक्टीरियोफेज का हेड जोन है वो एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. हेक्सागोनल शेप्ड आप कह सकते हैं जो इसका हेड होता है. और हेड क्या है? हेड जो है कंटेन किए हुए हैं न्यूक्लिक एसिड को, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द हेड. और इसके चारों तरफ, न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक वॉल क्रिएट की गई है जिसको हम लोग प्रोटीन कोट बोल रहे हैं. और ये जो प्रोटीन कोट है या इसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं. तो ये जो कैप्सिड है आपका ये मिलकर के बना होता है कैप्सोमेयर्स से. तो कई सारी कैप्सोमेयर्स आपस में कंबाइंड होती हैं और आपका कैप्सिड या प्रोटीन कोट का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. प्रोटीन कोट इसलिए हम लोग कह रहे हैं जो कैप्सोमेयर्स हैं वो
जो है प्रोटीन सब यूनिट्स की बनी होती है, मतलब प्रोटीन्स की बनी होती है। इस वजह से इसको हम लोग प्रोटीन कोट या कैप्सिड भी बोलते हैं। तो इस तरीके का इसका हेड होता है। दिस इज़ कनेक्टेड टू द इलोंगेटेड शीट। जो हेड है वो एक इलोंगेटेड शीट से कनेक्ट कर रहा है। समटाइम्स कॉल्ड द टेल, जिसे हम लोग कभी कभी टेल भी बोलते हैं, बाय अ नेक और अ कॉलर, जो कि लिंक कर रहा है किससे, आपके कॉलर और नेक से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इलोंगेटेड शीट आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग टेल भी बोलते हैं। और टेल या इलोंगेटेड शीट जो है ये कॉलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। मतलब हेड जो है, हेड के जस्ट पीछे आपको कॉलर रीजन दिखेगा और कॉलर रीजन के पीछे जो है शीट रीजन या आपको टेल रीजन आप इसको बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये जो वायरसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक तरीके से। जो वायरसेस की जो अगर हम लोग शेप साइज़ की बात करें तो वायरसेस आपके कई तरीके के हो सकते हैं। स्फेरिकल शेप्ड वायरस हो सकते हैं, रॉड शेप्ड वायरस हो सकते हैं, आपके क्यूबिकल शेप्ड वायरसेस हो सकते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप्ड वायरसेस होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स शेप्ड वायरसेस हैं उनमें रखा गया है आपके बैक्टीरियोफेजेस। तो इस तरीके का इनका ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा शीट की बात कर ली हम लोगों ने, और जो शीट है वो कनेक्ट कर रही है किससे, कॉलर से। कॉलर भी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे आपकी शीट प्रेजेंट होगी। द शीट फॉर्म्स अ हॉलो ट्यूब थ्रू विच द वायरल DNA और RNA इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल एंड इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव शीट और प्रोटीन। तो जो शीट है, जो कॉलर के जस्ट पीछे एक शीट वाला जो पोर्शन जिसे हम लोग टेल भी बोल रहे हैं, ये आपकी जो होती है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इसमें एक कह सकते हैं एक हॉलो कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मतलब शीट फॉर्म्स अ हॉलो ट्यूब, मतलब जो शीट है उसके अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट है। आप इस तरीके से सोचें, ये शीट है जो कि इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट है, ट्यूब प्रेजेंट है, और इस ट्यूब को ही हम लोग जो है कोर भी बोलते हैं। तो इस कोर से होते हुए जो हेड है यहाँ कनेक्ट करेगा, और हेड से ही जो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो इस कोर से होते हुए, शीट से होते हुए आपका जब इंजेक्ट कराया जाता है, आपका जो स्पाइंस हैं उनको बॉडी पर, जो बैक्टीरिया की बॉडी है उस पर जब इंजेक्ट करते हैं तो इसी कोर से होते हुए जो आपका DNA और RNA है वो आपका बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि द शीट फॉर्म्स अ हॉलो ट्यूब थ्रू विच द वायरल DNA और RNA इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शीट प्रोटीन, जो कि सराउंडेड होता है एक शीट से, जिसको कि हम जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। एट द बॉटम ऑफ द शीट के बॉटम पे इज़ द बेस प्लेट, एक बेस प्लेट है टू विच द टेल फाइबर्स, जिससे कि अराइज होते हैं टेल फाइबर्स, नॉर्मली 6, जो कि कितने हो सकते हैं नंबर में, 6 हो सकते हैं, दैट फैसिलिटेट अटैचमेंट टू द होस्ट सेल आर अटैच्ड, जो कि होस्ट सेल से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये देखिए आप प्लेट की स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे। जो शीट है वो आगे जा करके एक बेस प्लेट से कनेक्ट कर रही है, आपको दिख रही होगी बेस प्लेट, और बेस प्लेट से ही आपके क्या अराइज हो रहे हैं, आपके टेल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हैं अराइज होती हैं, जो कि नंबर में कितनी होती है, 6 होती हैं। तो यहाँ पर ये दिख रही है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर बेसिस से अराइज हो रही है जिसको हम लोग टेल पिन्स भी बोल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो टेल पिन्स हैं ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं जो प्लेट है उसको सरफेस पे होल्ड कराने के लिए जो आपके पिन्स हैं वो उस तरीके से इंजेक्ट कर जाते हैं। तो जो सरफेस है जो प्लेट का वो इस तरीके से होल्ड करता है, और जो आपके स्पाइंस प्रेजेंट है वो भी इसको पकड़ लेते हैं, इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि अब क्या होता है, जो आपकी शीट वाला पोर्शन है इसमें क्या प्रेजेंट है, कोर प्रेजेंट है। इस कोर को नीचे की तरफ इंजेक्ट कराया जाता है। तो अब नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं जो कोर प्रेजेंट थी वो नीचे की तरफ इंजेक्ट कराई जा रही है, और ये कोर कैसी होती है, हॉलो होती है। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो आपका DNA या RNA प्रेजेंट होता है
वायरसेस में वो डीएनए इसी कोर से होता हुआ देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है इंटर कर रहा है। तो जो आपका कोर होता है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्पाइंस और टेल फाइबर्स ये क्या करता है, अटैचमेंट करता है आपके उससे सरफेस से, जो होस्ट सेल है उसकी सरफेस से अटैच करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये कंट्रैक्ट होता है, शीथ को कंट्रैक्ट करते हैं और जो कोर वाला रीजन है उसको इंजेक्ट कराते हैं, एक पोर्स फॉर्म करते हैं जो वॉल प्रेजेंट है उस पर। और ये वॉल जैसे ही पोरस स्ट्रक्चर मतलब पोर ये फॉर्म होता है, ये कहाँ पर इंटर कर जाता है, आपके नीचे जो आपका रीजन है उसमें। और ये पोर के थ्रू इस कोर से होता हुआ जो डीएनए बैक्टीरिया आपका वायरल डीएनए है वो इंटर कर जाता है कहाँ पर, बैक्टीरिया की आपकी सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, ये फेज डीएनए दिखाई दे रहा है, कोर दिखाई जा रही है आपको, बैक्टीरियल वॉल आपको दिख रही है और इसके अलावा टेल शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पर शीथ की आपको दिखाई जा रही है। तो ये इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है जो अटैचमेंट होता है और किस तरीके से जो आपके वायरसेस हैं वो इंटर करते हैं बॉडी के अंदर। इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस फेजेस मस्ट फर्स्ट इंटर टू द होस्ट, उन्हें सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर इंटर करना होता है अगर उन्हें रिप्रोडक्शन करना है तो। दे बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन विच रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल, स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं सेल सरफेस पे विद देयर टेल फाइबर्स, किसकी हेल्प से, विद द टेल फाइबर्स, एंड क्रिएट अ होल, एक होल क्रिएट करते हैं। अ प्रोसेस विच अलॉन्ग विद अटैचमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द बेस प्लेट की हेल्प से इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। रिजिड ट्यूब इज प्रोपेल्ड आउट ऑफ द शीथ पंक्चरिंग अ होल, जो कोर होती है वो निकल के आती है और उसको होल करने का जो आपकी जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, उसमें होल करने का या उसको पंक्चर करने का काम यही कोर करेगी। होल इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल, जिसके थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। दैट मे बी डीएनए और आरएनए, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। दे कैन देन हाईजैक अ होस्ट सेल्स cellular mechanism for their own replication if surrounding conditions are unfavorable in a process called the lytic cycle। अब जैसे ही इनका डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करता है वैसे ही आपका होता क्या है, ये जो सेल है उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, मतलब उसकी जो डिवीजन की प्रोसेस है या जो भी उसका फंक्शन है उसको हाईजैक कर लेते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। मतलब ये अपने इसकी जो मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपना नंबर इंक्रीज़ कराने के लिए। तो जो आपके होस्ट हैं उनके अंदर पहुंचते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, बाहर नॉर्मली ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हाईजैक कर लेते हैं इस तरीके से। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो जो ये बैक्टीरियोफेजेस हैं ये लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं मीन्स ये जल्दी जल्दी अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं, कई सारी प्रोजेनीज बनाते हैं, मतलब कई सारे वायरसेस अपने उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनाएंगे और उस सेल को ही ब्लास्ट करके ये बाहर की तरफ रिलीज जाता है और देन फिर नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इस तरीके से कई सारे वायरसेस रिलीज होंगे और नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज लिटिक साइकिल। अल्टरनेटिवली दे मे इंटर अ डोर्मेंट स्टेट known as the lysogenic cycle within the host cell if conditions are favorable। अगर conditions favorable होती हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इंटर होते हैं वैसे ही अपने आप को एक डोर्मेंट स्टेज में फॉर्म कर लेते हैं। मतलब जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाकर के मर्ज हो जाता है और उसी के साथ रेप्लिकेट होता रहता है और डोर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, कोई भी हार्म नहीं फैलाता है, आपका बैक्टीरियल सेल को कोई भी हार्म नहीं करता है। बट कभी फिर होता क्या है, कभी कभी जब उसे कोई आप कह सकते हैं स्टिमुलस जब मिलता है, कोई केमिकल है या रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, उनके कांटेक्ट में ये बैक्टीरियल सेल अगर आ जाती है
आपका डीएनए, वायरल डीएनए है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर फॉर्म करने लगता है अपनी कॉपीज़, अपने वायरसेस को जनरेट करता है। और वायरसेस जनरेट करके जैसे कि लिटिक साइकिल परफॉर्म होती है उसी तरीके से सेल को ब्लास्ट करके वापस बाहर निकलता है और फिर अगेन नई सेल्स को इस तरीके से ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके का आप कह सकते हैं जो लाइफ साइकिल परफॉर्म की जाती है जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनके थ्रू, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसके बारे में भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो इन्फेक्शियस साइकिल और बैक्टीरियोफेजेस, तो क्या है, द इन्फेक्शियस साइकिल begins with the bacteriophage specific recognition of receptors located on the surface of the bacteria. In a second step, the bacteriophage genetic material is injected into the cytoplasm of the bacterial cell. The phage protein and or gene material take over the host cellular machinery to produce large number of new phages, genome and protein structures. तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि इनको सबसे पहले क्या करना होता है, स्पेसिफिकली सेल को सेल से अटैच होना होता है, उनके जो रिसेप्टर सेल पर प्रेजेंट होते हैं उनसे ये अटैच होते हैं, फिर ये एक होल क्रिएट करते हैं जिससे कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने जीनोम को ट्रांसमिट कर सके। और देन उसके बाद ये जैसे ही ट्रांसमिट होते हैं ये बैक्टीरियल सेल को हाईजैक कर लेते हैं, उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं एंड देन ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी कई सारी कॉपीज़ अपने जीनोम या कॉपीज़ को डेवलप करते हैं और नए नए आपके बैक्टीरियोफेजेस डेवलप होते हैं। तो आफ्टर एन असेंबलिंग स्टेप, मतलब जब कंपोनेंट्स जो हैं वो डराइव कर लिए जाते हैं, जब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, हेड हो गया, शीट हो गई, टेल फाइबर्स हो गए, ये सारे ही कहाँ बनते हैं, आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर। और देन उसके बाद इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी असेंबली की जाती है और एक नए वायरसेस को फॉर्म किया जाता है, मतलब कई सारे वायरसेस यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म होंगे। तो आफ्टर एन असेंबलिंग स्टेप, जैसे ही असेंबलिंग स्टेप होगा, the new viruses are formed and break out into the external medium as the lytic of the bacterium takes place. तो जैसे ही ये असेंबली कंप्लीट हो जाएगी, जो नए वायरसेस हैं ये तैयार हो जाएंगे, देन ये रेडी होते हैं जो बैक्टीरियल सेल है उसको जो है आपका क्या करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए उसको ब्रेक करते हैं और ये बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज़ fast and is always dependent on the presence of a host bacteria. इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाई हुई है ये आपको शो कर रही है लाइफ साइकिल उसकी जो है और कैसे ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज़ होस्ट आइडेंटिफिकेशन। ये अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके होस्ट पर। तो जैसे ही क्या आपको बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है, बैक्टीरियल डीएनए दिखाई दे रहा है और फेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो जो फेजेस होंगे अपनी बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, देन इसके ऊपर ये स्टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको यही दिखता है, फेज अटैच्ड एंड इंजेक्ट ऑफ इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। तो अटैच होता है और अपना जो डीएनए है उसको इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब यहाँ पर दो तरीके से आपके बैक्टीरियोफेज साइकिल परफॉर्म कर सकते हैं, या तो लिटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे या तो लाइसोजेनिक। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये अपने आप को जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करके कई सारी कॉपीज़ बना करके लिटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे और अगेन किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। बट अगर सिचुएशंस ऑप्टिमम होती हैं, अच्छी होंगी, तो ये वहाँ पर रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। मतलब डीएनए जाता है अंदर, बैक्टीरियल डीएनए से जाकर के अटैच जाता है और ये प्रोफेज जो होती है इसकी उसमें जो है प्रोफेज स्ट्रक्चर जो स्टेज आती है वहाँ उसी स्टेज में ये डॉर्मेंट पड़े रहते हैं और अपनी कॉपीज़ इस तरीके से क्रिएट करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बट जब ये एक्सपोजर में आते हैं किसी भी केमिकल के, किसी भी रेज के, देन ये एक्साइट होते हैं और अगेन ये अपना जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डराइव करने लगते हैं और
अगेन उनमें पैकेजिंग होती है, वायरसेस बनते हैं और वायरसेस अगेन जो सेल है उसको ब्लास्ट करके बाहर आ जाते हैं। तो ये तो लाइसोजेनिक का प्रोसेस हो गया। लिटिक साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे ये तुरंत अपने कंपोनेंट बनाते हैं और सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको यही दिख रहा है, ये इसने बैक्टीरियल डीएनए को डिसॉल्व कर दिया है और डीजनरेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फेजेस डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है फेजेस डीएनए का, उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो डिराइव किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट्स की पैकेजिंग होगी और इनमें क्या बनेंगे, आपके असेंबली होगी जो फेजेस हैं उनकी। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको असेंबली दिखाई गई है, प्रॉपर जो वायरसेस हैं वो डेवलप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर होता एक चीज़ और है कि कभी कभी ये जो बैक्टीरियल डीएनए आपका डिप्लिक्ट किया गया है, ब्रेक किया गया है, ये भी पैकेजिंग के टाइम पर इनके हेड में इंटर कर जाता है। मतलब जो हेड होता है उसमें बैक्टीरिया, अब इसमें वायरल क्रोमोसोम होना चाहिए, वायरल डीएनए होना चाहिए, बट क्या होता है कि बैक्टीरियल डीएनए कभी कभी इंटर कर जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे जिनमें बैक्टीरियल डीएनए, जो ये वायरसेस होंगे जिनमें बैक्टीरियल डीएनए आ गया है, वो वायरसेस एक तरीके से जो है कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, आपकी जो ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब वहाँ पर ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब अगर किसी और बैक्टीरियल सेल को ये इन्फेक्ट करेंगे तो उनका जो आपका क्योंकि इस वायरस के अंदर बैक्टीरियल डीएनए, और वो बैक्टीरियल डीएनए जब किसी भी बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जाएगा तो वो पेयरिंग कर लेगा और वो वहाँ पर एक नया रिकॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेगा। तो ये एक तरीके का रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करने की वजह से ये जो है आपका ट्रांसडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है ये इस तरीके से रिलीज़ हो जाएंगे, बैक्टीरियल सेल को आपको ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे और नई सेल की खोज में ये निकल जाते हैं और अगेन नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है होता है। और ये जैसा मैंने लिटिक में बताया वैसे ही लाइसोजेनिक साइकिल जो होती है उसमें भी यही होता है। कभी कभी बैक्टीरियल डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है और वो जो वायरसेस होंगे वो काम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में बैक्टीरिया में। तो इस तरीके का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरी साइकिल होती है। और यही चीज़ मैंने इसमें लिखी भी हुई है कि बैक्टीरियोफेजेस में हैव a lytic or lysogenic cycle and some combine both the lytic phase such as T4 lytic phase जो होती है उसको हम लोग T4 cycle भी बोलते हैं। The bacterial cells are lysed immediately after replication of the virion। तो ब्रेक कर दिया जाता है सेल को। वंस द सेल इज डिस्ट्रॉयड द न्यूली क्रिएटेड फेजेस कैन फाइंड न्यू होस्ट टू प्रमोट अ न्यू साइकिल। At the other end, lysogenic phases can propagate without killing a bacterial host। तो इस तरीके से ये आगे persist भी कर सकते हैं। और situations अगर मतलब ये क्या होगा अगर ये इनको कोई आपको केमिकल या किसी भी तरीके का स्टिमुलाई मिल गया तो ये अगेन लिटिक साइकिल भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।